हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि जो हमने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, उनका हमारे डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूजेस होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर और किस लिए किया जाता है। यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द हाइट ऑफ द वेरी टॉल बिल्डिंग और टावर। यानी कि अगर कोई हमें टावर दे रखा है या बिल्डिंग दे रखी है, काफ़ी ऊंचा है, तो उसकी अगर हमें हाइट को नापना हो तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर और सी, यानी कोई समुद्र या नदी है जिसकी हमें चौड़ाई निकालनी हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड स्टार फ्रॉम द अर्थ, यानी कि कोई स्टार हो गया या प्लैनेट हो गया जिसकी अर्थ से कोई डिस्टेंस है। ठीक है, अब वो थोड़ी बहुत तो होगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा होगी, उसका डिस्टेंस निकालने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रो अ मैप एंड फाइंड द पोजिशन ऑफ एन आइलैंड विद द रिस्पेक्ट टू द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इनकी अकॉर्डिंगली अगर हमें किसी आइलैंड की पोजीशन बतानी हो मैप के अंदर, तब भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। टू फाइंड द डिस्टेंस और हाइट ऑफ अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी कि हमारा कोई ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई हवा में उड़ता हुआ है, चाहे वो एरोप्लेन हो, ठीक है, या फिर कोई पक्षी हो, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो या फिर इसकी हाइट निकालनी हो, उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इन इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स, साइंस के अंदर यानी कि फ़िज़िक्स में और इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन करने में या फिर किसी की हाइट या लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए। क्लियर। तो ये तो होगी यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद बात करते हैं साइट लाइन की, क्योंकि इस वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन आते हैं तब मोस्ट ऑफ द केस के अंदर इसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं या कोई चीज़ हमें देख रही होती है, उस सिचुएशन में ये बनती है साइट ऑफ लाइन। ठीक है, साइट लाइन होती क्या है ये? द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय द ऑब्जर्वर टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, ये हुआ एक ऑब्जर्वर, ये क्या करता है, यहाँ से खड़ा होके इस एरोप्लेन को देख रहा है, तो इसकी आँखों से और इस ऑब्जेक्ट की बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे साइट लाइन। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन, यानी जो ऑब्जेक्ट हमने देखा है वहाँ से लेके ऑब्जर्वर की आंखों तक की जो लाइन बनेगी उसे कहेंगे हम साइट लाइन। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कहते हैं और वर्टिकल लाइन इसे कहते हैं। ठीक है, जो खड़ी लाइन होती है, तो एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर की जो आइज़ है इससे ड्रॉ की गई एक सीधी लाइन, ये हमारी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है। इसी को अच्छे से एक्सप्लेन मैंने नीचे से किया है। जैसे कि कोई पोल है जिसके ऊपर कोई लैंप लगा हुआ है, यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देखता है लैंप को, तो इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अब इसी की आंखों से मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना दी, बिल्कुल सीधी लाइन, तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर। आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखने पर जो बनने वाली लाइन होगी लाइन ऑफ साइट, और उसी आंख से एक ड्रॉ की गई हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिलेवेंट फॉर द ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है, इन दोनों को देखने वाली लाइन को मैंने बताया था साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट होती है, और उसी ऑब्जर्वर से ड्रॉ की गई सीधी लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो यहाँ पर बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारा रिलेवेंट होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट में और हॉरिजॉन्टल लाइन में इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एलिवेशन एंगल जो होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से
ऊपर की तरफ होगा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे ऊपर की तरफ होगा ये वाला एंगल, ठीक। इट इज़ द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी इन दोनों लाइन के द्वारा ही ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक फिगर होगी जो हमने पीछे पढ़ा, हम उसी को अगर दोबारा से कंसिडर करें। लैम्प लगा हुआ है, ये देख रहा है इसको ऑब्जर्वर, लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से बनता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन से तो ऊपर बनता ही बनता है। जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखता है, या तो ऑब्जर्वर होगा या कोई चीज़ होगी, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक। इसके बाद आता हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ रिलेवेंट फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि ये बिलोंग करता है किसी ऑब्जेक्ट से जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होता है। अब उसी सिचुएशन को अगर हम थोड़ा सा उल्टा ले लें, एक पेड़ है जिस पे कोई चिड़िया बैठी हुई, नीचे कोई जानवर है कुछ वो टाइप में, जो उसको ऊपर से नीचे की ओर देखती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल की सीधा सा मतलब ये है उसकी आंखों से ड्रॉ की गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये इसको देख रही है तो इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे की तरफ देखो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल इसे नीचे की तरफ, इसे नीचे की तरफ, ये वाला जो एंगल होगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो देख आंखों से बनने वाली लाइन है, लाइन ऑफ साइट है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट इसके बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर जब देखता है ना, तो उनके बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ध्यान देना, नीचे से ऊपर की ओर देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की ओर देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक और फिगर ड्रॉ कर रखी है, ये कोई भी लाइट हाउस है या कोई बिल्डिंग समझ लो, जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, एक दूसरी बिल्डिंग है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ से खड़ा होकर ये इस ऑब्जेक्ट को देखता है, आंखों से बनने वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगा, और इनके बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्लियर हो गए होंगे। नीचे से ऊपर देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, नोइंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन वी फर्स्ट फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन with the help of parallel line and alternate angle then solve the problem। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट इनके बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। हमें ये तो गिवन होता है, बट हम अल्टरनेट एंगल का इस्तेमाल करते हुए इसी ऊपर वाले एंगल को हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि देखो, जब दो लाइनें पैरेलल हों, तीसरी लाइन उसको काट कर जाए, तो जो दो पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट पे बनने वाले अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहाँ पर हमें इस बेस वाले एंगल की निकालने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम इसी की सहायता से एंगल को फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल और इनका ग्राउंड लेवल दोनों आपस में क्या माने गए होंगे, पैरेलल माने गए होंगे, ठीक है। पैरेलल मानने की वजह से ही यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरा एंगल डी ए सी थीटा है, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, डी ए सी बराबर होगा ए सी बी के, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। इसी चीज़ को हम एक बार और समझते हैं। ये कोई लाइट हाउस है जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो देखता है कि एक कार है, ठीक है, जो पहले यहाँ पर थी और बाद में चलकर वो यहाँ पर आ गई। जब ये ऊपर से इसको नीचे की ओर देखता है, देखो ये रेड वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये लाइन ऑफ साइट है। बीच में बनने वाला एंगल कितना था, थीटा था। अब मुझे इस वाले एंगल की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर वाले एंगल से मैं कुछ भी फाइंड नहीं कर सकता। मुझे मान लो अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना हो, या फिर ये डिस्टेंस निकालना हो, या फिर इसकी हाइट निकालनी हो, तो उसके लिए मुझे बेस पर ही एंगल चाहिए, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अल्टरनेट एंगल का। तो यहाँ मेरा एंगल थीटा था जो कि रेड कलर में है। हम देखो, अगर क्वेश्चन में जब भी जेड की फिगर बनती हो,
क्या बनती हो, जेड की फिगर। तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। ये ऐसा भी हो सकता है ये एंगल इसके बराबर हो, ये फिगर ऐसी भी हो सकती है कि ये एंगल इसके बराबर हो, ये ऐसी भी हो सकती है कि ये एंगल इसके बराबर हो। जब भी जेड की फिगर बनती हो अल्टरनेट एंगल बनता है, बट कंडीशन अप्लाई क्या, ये दोनों लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो ये जो एंगल थीटा था यहाँ पर, तो देखो ये वाला जेड बना, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अब कार चल गई यहाँ पर आ गई, अब इसको देखता है, अब एंगल बन गया ये वाला, इसे हम कहेंगे अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा है तो देखो जेड ये बना, ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। इसे कहेंगे हम ऑल्टरनेट एंगल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑल्टरनेट एंगल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा हो तो हम ऑल्टरनेट एंगल की सहायता से उसके नीचे वाले बेस एंगल को फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो ये मैंने लिख दिया कि जो हमारा ई ए डी है, ई ए डी जो पहले थीटा था इक्वल हो जाएगा ए डी बी, या सी भी ले सकते हो। ई ए डी बराबर हो जाएगा ए डी बी के। एंगल ई ए सी जो था जो कि अल्फ़ा है बराबर हो जाएगा ए सी बी के, वो भी अल्फ़ा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर। इसके बाद आता हमारा अगला पॉइंट कि इफ़ द ऑब्जर्वर मूव टुवार्ड द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज। अगर कोई ऑब्जर्वर है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अगर ये नज़दीक जाता है तो उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड इफ़ द ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर वो इससे दूर जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू। कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है, और वो क्या करता है, इस लाइट हाउस के ऊपर एक कोई दूसरा पर्सन खड़ा है, इसको वो देख रहा है, कार में था, यहाँ रोक के इसको देखने लग गया। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखा तो इसका एंगल कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना, यहाँ पर कार में बैठे बैठे। अब ये कार को मूव करके यहाँ पर ले आया, अब दोबारा इसको देखता है तो एंगल कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जर्वर या कोई पर्सन या कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट मूव करके दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में पहुँचता है तो उसका जो एंगल होगा, जो पहले 30 डिग्री था बाद में कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी कि पहले के मुकाबले में क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। अगर इसी का उल्टा करें कि मान लो पहले कार के अंदर बैठा हुआ था, उसको देख रहा था 60 डिग्री, अब कार को मूव करके इससे दूर चला गया, यहाँ पर आ गया, अब एंगल देखता कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। तो यानी कि अगर दूर जाएंगे तो एंगल डिक्रीज़ होगा और नज़दीक आएंगे तो एंगल इंक्रीज़ होगा। 30 से 60 हो गया, इंक्रीज़ हुआ। और अगर दूर जा रहे हैं, पहले 60 था बाद में कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर। इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये क्या करता है, बलून को देखता है यहाँ पे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि बलून सेम हाइट पर ही उड़ रहा है। पहले यहाँ था, जब इसको देखा तो ये ब्लैक वाली लाइन है, तब एंगल बन रहा था कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। बलून उड़कर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अभी ऑब्जर्वर इसको देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो जो पहले चीज़ नज़दीक थी दूर चलेगी, पहले एंगल था 60 डिग्री का, बाद में कितने का हो गया, 30 डिग्री का। वहीं पर इसका उल्टा सोचे, पहले बलून था वो यहाँ था तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का, देखो ये वाली लाइन के साथ, ये वाला एंगल। अब बलून यहाँ से उड़कर यहाँ आ गया, अब एंगल देखा तो 60 डिग्री हो गया। तो कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के नज़दीक आएगी या ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाएगा तो एंगल इंक्रीज़ होगा, दूर जाएगा तो डिक्रीज़ होगा। जैसे मान लो पहले यहाँ था एंगल 60, फिर दूर चला गया तो 30। उल्टा केस लें तो पहले दूर था एंगल 30, नज़दीक आ गया तो अब एंगल 60। ठीक है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जर्वर किसी दूसरी चीज़ के नज़दीक जाएगा तो एंगल इंक्रीज़ करना है, दूर जाएगा तो एंगल डिक्रीज़ करना है। अगला टॉपिक आता हमारा सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ओनली। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या थी, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये थी। वेयर यू यूज कॉट ए
10A ऑल्सो गिव्स द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में कॉट का इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसी की जगह पर अगर आप 10 से आंसर को फाइंड करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर दोनों ही करेक्ट आएंगे। साइन से आंसर निकालो या कॉसेक से आंसर निकालो, दोनों में आंसर क्या आएंगे? करेक्ट। कॉसेक जो कोई क्वेश्चन है अगर उसमें कॉस का इस्तेमाल हो रहा है, आप कॉस की बजाय सेक का कर लेते हो इस्तेमाल, तब भी आंसर करेक्ट आएगा। जहाँ पर कॉट का इस्तेमाल होता है वहाँ पर आप 10 का इस्तेमाल करो, तब भी दोनों में आंसर करेक्ट आएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें दे रखा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि वर्टिकली इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कोई एक पॉइंट है जो कि इस टावर से 15 मीटर की दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि उस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट को फाइंड करो, ये कितनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं दो कंसेप्ट, ठीक है। ये हमें दे रखी है 15 मीटर, ये 60 डिग्री है, इसे मान लिया ए, बी और सी, ठीक है। कोई भी टावर होगा वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा। ये हमें मालूम नहीं है तो इसको हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। यहाँ पे मानने के बाद में हमेशा याद रखना जो भी एंगल आपको दे रखा हो उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तीसरा कौन सा बचा? बेस, तो ये क्या लाएगा? बेस। अब इन तीनों में होता है रिलेशनशिप, ठीक है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसको लर्न करने का शॉर्टकट तरीका फॉर्मूले का कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टेन। जो भी एंगल होगा आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। ये इनके फॉर्मूले लर्न करने की ट्रिक थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई चैप्टर 8 की। अब आपको करना क्या? आपको हमेशा दो चीज़ गिवन मिलेगी, एक फाइंड करना है, एक जो गिवन होगा। आप दोनों में से किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो आपने मान लो फर्स्ट टाइम में ए सी को ऊपर रखा और बी सी को नीचे रखा। तो ए सी आपका क्या था? परपेंडिकुलर। बी सी आपका क्या था? बेस। तो पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी क्या बना? टेन थीटा। थीटा हमारा कितना दे रखा है? 60 डिग्री, तो यहाँ मैंने लिखा 60 डिग्री। ए सी जो कि मैंने एच माना हुआ है, बी सी जो कि हमारा 15 है। फिर आता है 1060 की वैल्यू। 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकली है इसके ऊपर मैंने चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन बना रखा है इसका। आप प्लेलिस्ट में जाके उस इंट्रोडक्शन वीडियो को पहले देख लें ताकि आपको एक पता लग जाए कि इसकी वैल्यू कैसे निकली है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच को 1 से किया, 15 को इससे किया, 15 √3 मीटर। यानी कि जो इसकी हाइट ऑफ टावर होगी वो कितनी होगी? 15 √3 मीटर। एक तरीका तो ये था। और दूसरा तरीका, अगर मान लो किसी ने बी सी को ऊपर रख दिया और ए सी को नीचे रख दिया, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, बी सी आपका क्या है? बेस। ए सी आपका क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है? कॉट थीटा का। कॉट कितना है? 60 डिग्री। बी सी जो कि हमें कितना दे रखा है? 15। ए सी जो कि हमें दे रखा है एच। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एच को 1 के साथ किया एच, 15 को इसके साथ किया, 15 √3 मीटर। यानी कि दोनों के अंदर आंसर सेम ही आएगा। यहाँ मैंने 10 की हेल्प से निकाला, यहाँ मैंने कॉट की हेल्प से निकाला, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। देखो ज़रा, यहाँ 10 से निकाला, यहाँ मैंने कॉट से निकाला है। तो आप वीडियो को पॉज करके से नोट कर लें। क्लियर? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में समझाई है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आंसर 10 से निकलता है तो कॉट से भी वही आंसर आएगा, सेक से जो आंसर निकलता है कॉस से भी वही आंसर आएगा, साइन से जो आंसर निकलता है वही कॉसेक से भी आएगा। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल और के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, बोला सर्कस आर्टिस्ट इज़ टू बी क्लाइमिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप।
एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी पर चढ़ता है, विच इज़ अ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी कोई वर्टिकल पोल है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड के किसी पॉइंट के साथ में इसके टॉप के साथ एक रस्सी को बांध दिया है, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। क्लियर। आगे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट बताओ कितनी होगी, नहीं पता है, h मान लिया। इफ़ द एंगल ऑफ मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, यानी ग्राउंड के साथ जो बनने वाला एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियरली बता दिया था कि एंगल के सामने वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। अब कई सोचेंगे कि 90 डिग्री तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। देखो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे हम हो, बिल्डिंग हो, पोल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही ग्राउंड पे खड़ा किया जाता है। अगर उसका एंगल थोड़ा भी चेंज कर दें, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आने वाले टाइम में या तो ऑन द स्पॉट या कुछ समय बाद वो चीज़ गिर जाएगी। तो हमेशा किसी भी चीज़ को 90 डिग्री के एंगल पे ही खड़ा किया जाता है, ठीक है, ताकि उसका एक ही जगह सेंटर बना रहे और वो हिले नहीं। अगर इसका थोड़ा सा बैलेंस आगे पीछे कर दिया तो ये गिर सकती है, इसीलिए हमेशा ये 90 डिग्री के एंगल ही बनाता है कोई भी चीज़ हो जो वर्टिकली खड़ी होगी ग्राउंड पे। तो ये हमारा 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज बचा कौन हमारा, बेस। ये फाइंड करना हो, ये हमें गिवन है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताया, ये देखना है, ये तो फाइंड करना, ये आपके पास गिवन है। तो मैंने ए बी को ऊपर रखा और ए सी को नीचे रखा। ये हमारा कौन है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, साइन। तो यहाँ साइन लिखा, एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 20। ए सी में कितना दे रखा है, एच, साइन 30 की। देखो, या तो आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमारी बुक में दे रखी है, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच को 1 के साथ किया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए बी हमें दे रखा है 20, और सॉरी ए बी जो कि हमें एच दे रखा है, और ए सी हमें 20 दे रखा है, लिखने मिस्टेक होगी, ठीक है। तो 2 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे, 2h, 20 1 जा 20, मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ये आंसर आ गया हमारा 10 मीटर। क्लियर। अब किसी ने उल्टा कर दिया इसका, मतलब ए सी को ऊपर ले लिया और ए बी को नीचे ले लिया, आंसर बदलेगा, आंसर तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, ए बी हमारा कौन है, परपेंडिकुलर, यानी एच अपॉन में पी, किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का, कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो ए सी जो कि हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20, ए बी जो कि एच है। अब कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू होती है वैसे तो 2, मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन फिर भी ये कोसेक है, और 30 डिग्री कितना है हमारा, 2 आ रखा है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2h हुआ, 20 1 जा 20, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ गया हमारा 10। देखो आंसर इसमें भी वही आया, इसमें भी वही आया, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। क्लियर। तो देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, बट यहाँ पे मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ लिखा है कि लेंथ ऑफ रॉप दे रखी 20 मीटर, हाइट हमने मान ली h, ठीक है। बाकी नीचे का सॉल्यूशन सेम वैसे जैसे मैंने उसमें बताया है, तो यहाँ पर भी वही किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अगला टॉपिक हमारा 2 राइट एंगल आर फॉर्म्ड इन द क्वेश्चन या सॉल्यूशन, यानी कि 2 राइट एंगल एक ही फिगर के अंदर बनते हैं, ठीक है, या तो वो क्वेश्चन में गिवन हो में या हमें सॉल्यूशन में दे रखे हों। देन कीप इन माइंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ अ कॉमन इन दैम। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होना चाहिए कि उन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। इफ़ द वैल्यू ऑफ दैट कॉमन साइड इज़ नॉट नोन, और अगर हमें वो कॉमन साइड मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम वो कॉमन साइड को ही फाइंड करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी फाउंड, तो सबसे पहले उसी को फाउंड करेंगे। इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में और करने में हमें आसानी हो।
देखो ज़रा, यहाँ क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जो कि ग्राउंड पे बनी हुई है। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, किसी एक पॉइंट से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, जो कहाँ पर लगाया गया है, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है। तो ये तो वो इसका टॉप और ये वो इसका बॉटम। तो इससे बनने वाले एंगल, पहला एंगल हमारा ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा एंगल हमारा ये वाला बनेगा, दो एंगल बनेंगे। क्लियर। अब एंगल दे रखे हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये 45 डिग्री का है और दूसरा हमारा 60 डिग्री का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट बताओ कितनी होगी। हाइट मालूम नहीं है, मैंने h मान ली, और ये तो मैं दे ही रखी है 20 मीटर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल हाइट की तो कितनी हो जाएगी, h ये और 20 ये, तो h प्लस 20 मीटर इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। अब मैंने जैसे कि इस पॉइंट में कहा था कि अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हो, अब आप कहोगे इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, और आपने 90 डिग्री का एंगल तो अपने मर्जी से बना लिया। अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, पोल हो, या हम खुद ही क्यों ना हो, हमेशा 90 डिग्री पर ही खड़े रहेंगे। एंगल थोड़ा सा भी झुक गया तो बिल्डिंग या हम गिर जाएंगे, इसीलिए 90 डिग्री का होगा। अब इसमें दो 90 डिग्री के एंगल कहाँ हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला एंगल तो हमारा ये रहा, इसे ले लेते हैं ए बी सी और ये डी। तो पहला एंगल हमारा हो गया बी सी और डी, यह एंगल बन रहा 45 डिग्री का, ये दे रखा हमें 20 मीटर, पहला राइट एंगल हो गया। दूसरा राइट एंगल हमारा ये रहा ए सी डी, यह एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और देखो ये एच और ये 20, टोटल कितना हो जाएगा, एच प्लस में 20 मीटर। फिर मैंने कहा था आपको कॉमन चीज़ देखनी दोनों में क्या है, तो देखो ये भी बी सी पे बना हुआ है, सॉरी डी सी पे बना हुआ है, और ये भी किस पे बना हुआ है, डी सी पे, दोनों का ग्राउंड क्या है, सेम ही है, तो ये दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम इसे ग्राउंड पार्ट को फाइंड करेंगे। जब तक ये ग्राउंड हमारे पास नहीं आएगा हम क्वेश्चन में इसकी हाइट नहीं बता पाएंगे। क्लियर, मेरे कहने का मतलब ये था इस पॉइंट का। आपको हर बार हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे मोस्ट ऑफ द केस में, जिसमें से पहले और दूसरे में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा ही होगा। पहले आपको वो कॉमन पार्ट फाइंड करना है, देन जाके हाइट ऑफ ट्रांसमिशन को फाइंड करना है। तो पहले हम एक्स को फाइंड करेंगे। इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, आपको दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था आपको दो चीज़ देखनी है, क्या तो गिवन और क्या फाइंड करना है। तो आपके पास बी सी है, मैंने बी सी लिया, आपके पास सी डी है, मैंने सी डी लिया, ठीक है, क्योंकि सी डी फाइंड करना, बी सी गिवन है। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और सी डी क्या है आपका बेस। कैसे पता लगेगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल के सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो बचा कौन आपका बेस, ये कहलाएगा बेस। तो ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है 10 का, एंगल कितना दे रखा है 45, तो ये हो गया बी सी हमारा 20, सी डी एक्स 10, 45 की वैल्यू होती है 1, नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x 20, यानी कि आपका कॉमन पार्ट कितना निकल के आ गया 20, x की वैल्यू आ गई 20। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैं क्या दे रखा है, देन अगेन सेम ही यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ए सी अपॉन में सी डी, ए सी अगेन क्या है परपेंडिकुलर, एंड सी डी आपका कौन है बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है, h प्लस में 20, एंड चलो इसको तो नीचे लिख लेंगे, ये भी हमारा क्या बनाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ही बनेगा, 10 60 डिग्री। ए सी की वैल्यू h प्लस 20, सी डी की वैल्यू x, और 10 60 की वैल्यू √3 होती है, नीचे कुछ नहीं दे रखा 1 ले लिया। हमें x की वैल्यू तो पता लग चुकी है तो इसे 1 मान लेते हैं यूजिंग 1। क्लियर, h प्लस में 20, x की जगह हम क्या लिख देंगे 20,
√3, नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ h+20, इसको इसके साथ 20√3, प्लस का है दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दोनों में 20 कॉमन आ रहा, कॉमन निकाला, यहाँ √3, यहाँ इसकी जगह बच जाएगा 1। तो ये आपकी हाइट आ गई 20 ब्रैकेट √3 माइनस में 1। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है। पहले एक ट्रायंगल में से कॉमन पार्ट फाइंड करा है, फिर दूसरे ट्रायंगल में से मैंने h की वैल्यू फाइंड करी है। ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ गई। तो पहले आपको कॉमन पार्ट तो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इस पार्ट को, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन, इसको भी आपको नोट कर लेना है। क्लियर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।